स्टूडेंट, साइंस फर्स्ट का 8वां चैप्टर धातु विज्ञान, उसमें हम पढ़ रहे थे धातुओं के गुणधर्म, धातुओं का भौतिक गुणधर्म और अधातुओं का भौतिक गुणधर्म मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट टॉपिक था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में आपको धातुओं को का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मैंने बताया था कि धातुओं के साथ ऑक्सीजन क्रिया होती है तो क्या बनता है। अब धातुओं का पानी के साथ क्या अभिक्रिया होती है। धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ पानी की वाष्प के साथ। सोडियम और पोटेशियम ऐसी जो दो धातुएं हैं जो बहुत ही अधिक क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। सोडियम और पोटेशियम को जब पानी के साथ क्रिया कराया जाता है तो पानी के साथ क्रिया करके वह सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और बहुत ही अत्यधिक परिमाण में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण पानी में ही आग उत्पन्न हो जाती है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी के सोडियम के साथ, सोडियम धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम पानी के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और अत्यधिक परिमाण में ऊष्मा होती है। इतना अत्यधिक प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है कि हाइड्रोजन गैस जल उठती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, उस अत्यधिक ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जल जाती है, जिससे पानी में क्या होती है, आग उत्पन्न होती है। उसका रासायनिक समीकरण आपको दिया है 2Na + 2H2O, दोनों की क्रिया होने से 2NaOH क्षार बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और बहुत ही अत्यधिक प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी तरह पोटेशियम के साथ भी क्रिया होती है 2K + 2H2O, तो 2KOH नामक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कैल्शियम की ठंडे पानी के साथ क्रिया तो होती है, लेकिन बहुत ही मंद गति से होती है, बहुत उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब पानी की कैल्शियम के साथ क्रिया होती है तो मंद गति से होने के साथ साथ उसमें क्या उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है धातु के, कैल्शियम धातु के पृष्ठभाग पे जमा होते हैं, जिससे थोड़ी देर के बाद कैल्शियम धातु पानी के ऊपर क्या है, तैरने लगती है। कैल्शियम की ठंडे के पानी के साथ क्रिया बहुत ही मंद गति से होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मुक्त हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है धातु के पृष्ठभाग पर जमा होते हैं, कैल्शियम धातु के, और वह कैल्शियम धातु उस बुलबुलों के कारण हल्की होकर धातु के ऊपर क्या होने लगती है, तैरने लगती है। कैल्शियम धातु का पानी के साथ क्रिया दिखाया है C2Ca, पानी के साथ 2H2 क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। अब आता है अल्मीनियम, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु पानी के वाष्प के साथ अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है। अल्मीनियम ठंडे पानी के साथ क्रिया करके अल्मीनियम ऑक्साइड बनाते, पानी के वाष्प के साथ क्रिया करके अल्मीनियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसका समीकरण है 2Al 3H2O, Al2O3 अल्मीनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस 3H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लोहा पानी के साथ क्रिया करता है, पानी की वाष्प के साथ क्रिया करता है, तो लोहे का ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड बनता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसका रासायनिक समीकरण है 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। इसी तरह जिंक भी, जस्ता Zn, पानी की वाष्प के साथ ही क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। रासायनिक समीकरण है Zn
प्लस H2O ZNO प्लस H2S। आपको ये डायग्राम दिया है धातुओं की पानी के साथ क्रिया। धातु को जब पानी के साथ कराया जाता है तो पानी का रुई का फहा लिया है, यहाँ पे धातु लिया है, दोनों के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो पानी की धातु के साथ क्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उसके बुलबुले पानी में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब धातु का अगला गुणधर्म है धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? आपके बुक में प्रैक्टिकल दिया, एल्युमिनियम धातु लिया गया, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, इन धातुओं के नमूने लिए गए हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उनके साथ क्रिया कराई जा रही है। आपकी बुक में प्रैक्टिकल दिया है जस्ते का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो जस्ते का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। अगर ये जहाँ पर पानी में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है उसके बाद जब जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाओ तो फट करके आवाज होकर वह जलने लगती है। इसी तरह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है जस्ते की, तो जस्ते का सल्फेट बनता है। यानी धातुएं जो है अम्ल के साथ क्रिया करके उस धातु का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तनु करती हैं तो उस धातु का क्लोराइड बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो धातु का सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो प्रैक्टिकल में आपको 4 धातुएं लिए हैं, चारों धातुओं में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम सबसे क्रियाशील धातु है, उसकी क्रिया तीव्र होती है अम्ल के साथ। फिर उससे कम क्रियाशील एल्युमिनियम है, उससे कम आयरन। तो उसी हिसाब से उनमें धातु के साथ अम्ल की क्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह देखा जाए तो लोहे से अधिक क्रियाशील जस्ता है, जस्ते से अधिक क्रियाशील एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील मैग्नीशियम है। लोहे के अम्ल के साथ क्रिया कम होती है इसलिए कम हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उससे ज़्यादा जिंक के साथ क्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मुक्त होती है। तो इससे पता चलता है कि लोहा से ज़्यादा क्रियाशील जस्ता, जस्ते से ज़्यादा क्रियाशील एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम। आपका धातुओं का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके समीकरण दिखाया गया है आपकी बुक में। मैग्नीशियम का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समीकरण Mg + 2HCl बनता क्या है? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त होती है। इसी तरह एल्युमिनियम का दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। 2Al + 6HCl AlCl3 + 3H2। इसी तरह लोहे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो लोहे का क्लोराइड बनता है FeCl2, आयरन का फेरिक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह जस्ते की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब धातुओं का 2 अम्ल के साथ क्रिया बताया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक तनु। धातुएं जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके थोड़ी अलग सी क्रिया करती है। धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या क्रिया होती है? धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके धातुओं का नाइट्रेट बनाती हैं, धातुओं का नाइट्रेट नामक लवण बनाती है और नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के हिसाब से नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं। किसी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, किसी में नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, किसी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब यह निर्भर करता है कि नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता कितनी है। जैसे आपकी बुक में दिया है कि तांबे की सांद्र नाइट्रिक यानी जिसकी शुद्धता अधिक है, तांबे की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, तांबे का नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है। समीकरण Cu + 4HNO3 CuNO3 twice 2NO2 + 2H2।
अगर तांबे की तनु नाइट्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाए तो क्या होता है, तांबे की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होकर तांबे का नाइट्राइट कॉपर नाइट्रेट बनता है, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। समीकरण 3Cu प्लस 8HNO3, CuNO3 ट्वाइस बनता है, 2NO बनता है और 4H2O बनता है। अब आपकी बुक में दिया है अम्लराज। अम्लराज क्या है? अम्लराज यह द्रव पदार्थ है जो बहुत ही क्षरणकारी होता है और सधूम होता है, यानी उसमें से हमेशा धुएं जैसा निकलते रहता है और बहुत ही क्षरणकारी होता है। यह धातु का क्षरण कर देता है, धातु को गला देता है। सोना और प्लेटिनम जैसी राज धातुओं को पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? अम्लराज को बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को 3:1 के अनुपात में लेकर अम्लराज का ताजा मिश्रण बनाया जाता है। कैसे अम्लराज बनाया जाता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में लेकर अम्लराज का ताजा मिश्रण तैयार करते हैं। अब अगला धातुओं की क्रिया, रासायनिक गुणधर्म दिया है कि धातुओं के अन्य लवणों के साथ क्रिया, एक धातु का दूसरे धातु के लवण के साथ क्रिया। जैसे एक धातु है कॉपर तो दूसरे धातु का लवण है मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है? आपको एक प्रैक्टिकल दिया है कि तांबे की तार लो, लोहे की कील लो, एक शंक्वाकार पात्र लो, बड़ी परखनरी लो, क्या लो? फेरस सल्फेट लो, कॉपर सल्फेट। ये देखो धातु के लवण होते हैं, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये धातु के लवण लिया है। ये फेरस सल्फेट लोहे का लवण है, कॉपर सल्फेट कॉपर का लवण है और तांबे का लवण है। कॉपर यानी तांबा, तांबे का लवण है। और धातु कौन सा लिया? तांबे का तार और लोहे की कील। अब क्या प्रैक्टिकल दिया है? तांबे की स्वच्छ तार और लोहे की कील लीजिए। तांबे का तार फेरस सल्फेट के विलयन में, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए। साधारणतः 20 मिनट के अंतराल के बाद निरीक्षण कीजिए। देखो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जो ब्लू रंग का है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली गई है और ये फेरस सल्फेट का विलयन है जिसमें तांबे का तार डाला गया है। अब आपको 20 मिनट के बाद देखना है कि किस तार में अभिक्रिया संपन्न हुई, किस प्रश्नली में अभिक्रिया संपन्न हुई दिखाई देती। तो आप देखोगे क्रिया किस में होती है? जो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई, लोहे की कील जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो जाता है? जो नीले रंग का होता है वह रंगहीन हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि यह क्रिया यहाँ पर हो रही। यह क्रिया विस्थापन, इसमें क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 के विलयन में तांबा है, उसमें जब लोहे की कील डाली जाती है तो लोहा तांबे को हटाकर उसकी जगह विस्थापित करके उसकी जगह लेकर लोहे का सल्फेट बनाता है और कॉपर धातु को अलग कर देता है। यह होता है लोहे कॉपर का विस्थापन, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में से लोहे की कील ने कॉपर को उसमें से अलग कर दिया, यानी लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को हटा सकती है। तो लोहे ने तांबे को विलयन में से हटा दिया, विस्थापित कर दिया, यानी जो लोहे की कील में जो लोहा है, लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील थे। तो इसी आधार पर धातुओं की अभिक्रिया की क्रियाशीलता की श्रेणी बनाई जाती है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम। अभी सभी धातुओं का आपने क्रियाशीलता पढ़ा, पानी के साथ पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ पढ़ा, अम्ल के साथ पढ़ा। कोई पानी के साथ करता है तो कोई नहीं करता है, कोई अम्ल के साथ करता है तो कोई नहीं करता है। इसलिए आपको बुक में एक प्रैक्टिकल भी और बताया कि धातुओं का अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी धातु A प्लस धातु B का विलयन जो लेकर जो क्रिया कराएंगे, अगर धातु B के विलयन में से धातु A उसको हटा देती है, यानी धातु A क्या है? क्रियाशील है। इस आधार पर धातुओं की क्रियाशीलता बताई जाती है। इस आधार पर आपको धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी बताई गई है। देखिए सबसे ऊपर जो अधिक क्रियाशील धातु है, फिर नीचे कम क्रियाशील। इस हिसाब से पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम उससे
सोडियम अधिक है और लिथियम उससे कम है, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, एल्युमिनियम जस्ता उससे कम है, लोहा इससे कम है, सीसा उससे कम है, तांबा इससे कम है, पारा उससे कम है, चांदी उससे कम है, सोना सबसे उससे कम है। तो इस तरह देखा कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील हैं, उनको अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातुएं बोला जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कुछ धातुएं जो है कम मध्यम क्रियाशील है, जैसे एल्युमिनियम है, जस्ता है, लोहा है, टिन है, सीसा है, वह मध्यम क्रियाशील धातुएं जो जल्दी थोड़ी क्रिया खप के साथ करती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी जिनकी दूसरे पदार्थों के साथ बहुत ही कम क्रिया होती है, जैसे तांबा है, पारा है, चांदी है, सोना है, वह कम अभिक्रियाशील धातु है। तो अभिक्रियाशील के आधार पर तीन धातुओं को तीन समूहों में बांटा जा सकता है: अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु। अधिक अभिक्रियाशील धातु में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है। और मध्यम क्रियाशील धातुओं में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन। और कम क्रियाशील धातुओं में तांबा, चांदी, सोना ये है। अब अगला दिया धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुएं आपने 9th में पढ़ा था, धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाती हैं। धातुएं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और धन आयन बनाती हैं। अधातुएं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और ऋण आवेश बनाती हैं। तो जब धातुएं अधातुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अभिक्रिया में भाग लेती हैं और आयनिक यौगिक बनता है। जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं तो यह अब राजवायु के जैसा यानी निष्क्रिय गैस के जैसा स्वरूपण प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। और अधातुएं जो निष्क्रिय गैस जैसा स्वरूपण पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं तो धन आवेश बनता है, धातुओं का और अधातुओं का ऋण आवेश बनता है। तो इस तरह धन और ऋण आवेश के संयोग से आयनिक यौगिक बनता है। जैसे आपकी 9th में आपको बताया गया था सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ क्रिया करती तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बनाती है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेश बनाती है। धन आयन और ऋण आयन के बीच में अत्यधिक आकर्षण बल निर्मित होने के कारण आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब आपके बुक में दिया अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक आपने पढ़ा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अब अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड भी बनते हैं। जैसे कॉपर कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो अम्लीय ऑक्साइड है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब उसका पूर्ण ज्वलन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वह उदासीन ऑक्साइड है। और सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जब पूर्ण ज्वलन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन एक अपवाद है। हैलोजन जो होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या पानी के साथ घुलने पर क्रिया करते हैं। जैसे क्लोरीन का आपको रिएक्शन दिया है, क्लोरीन पानी के साथ क्रिया करके HOCl हाइड्रो ऑक्सीजन क्लोरिक अम्ल बनाती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अधातुएं अम्ल के साथ भी क्रिया नहीं करती, तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते, लेकिन हैलोजन भी इसमें अपवाद है। हैलोजन जो है अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में दिया क्लोरीन जो है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है और ब्रोमीन अलग हो जाती है। अधातुएं एक विशिष्ट परिस्थिति में जब उचित तापमान और दाब उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करते हैं। इससे हाइड्रोजन के साथ अधातुएं क्रिया नहीं करते, लेकिन जब उचित परिस्थिति और दाब उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है तो वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए आपकी बुक में दिया है सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके
अमोनिया बनाती है। ओके, थैंक यू।